वेलकम बैक नाज़रीन। साजिद हबीब साहब, ये बताइएगा कि आप इस जंगबंदी, इस मुआहदे, इस गारंटी के मामले को समझते हैं कि ये देर पा रहेगा, और ख़ासकर ट्रंप की मौजूदगी में जिनके बयानात की, जिनके मेंटल स्टेट की समझ ही नहीं आती। यानी अब वो ईरान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अब नए हुर्मुज़ खुलने पे, उससे पहले मुकम्मल तबाह करने की बात भी कर रहे थे। इस हवाले से बताइएगा प्लीज़। वे जो है शुको को शुभात हमेशा रहेंगे। मेरा ख्याल है कि उसके अपने दाएं बाएं जो लोग हैं, उनको भी रहेंगे, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट इतनी एरेटिक होती हैं कि एक ही जुमले में वो हॉर्मुज खोलने से लेके ईरान का बंद करने से लेके ईरान का शुक्रिया तक अदा करते हैं। अभी मैं इसकी बात करूंगा कि जो अब उन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, हम सब इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जी। तो कल उनके आपने देखा कि उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ थे वो बता रहे थे कि एक डिस्ट्रॉयर 500 फीट लॉन्ग है, इसके ऊपर इतने टॉर्पीडोज है, इतने मिसाइल है। आई थिंक ईरान ने, ऑफ कोर्स हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, हमारे लोग कर रहे हैं, फील्ड मार्शल गए हुए थे, इतना मेच्योर बिहेव किया है कि तो क्वेश्चन वाज कि अगर आप में इतनी ही ताकत थी तो जब जंग चल रही थी तो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ थे और कहाँ से कहाँ चले गए। अब चूंकि सीज फायर थी तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने बहुत मेच्योर बिहेव किया, होल्ड किया, कि उन्होंने इनके जो शिप्स या डिस्ट्रॉयर तकरीबन नजदीक आ गए थे, वो स्ट्रेट के अंदर नहीं गए, उनको उसने नहीं किया जबकि वो अटैक कर सकता था। जिस तरह के ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला, पहले तो इनका ट्रिम्प का था कि बहुत शॉर्ट अरसे में वो 10 दिन में 12 दिन में वो कैपिचुलेट कर लेंगे सब कुछ, और रिजीम चेंज जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था, मैं समझता हूँ कि पिछले साल जून में भी रिजीम चेंज इनका ऑब्जेक्टिव था, जो कि फ्लॉप हुआ, अभी भी था, वो नहीं हुआ। तो ये जो प्रोलॉन्ग हुआ है, इसका फायदा ईरान को हुआ, जो यहां तक प्रोलॉन्ग हुआ। इसके आगे मैं अपना बिलाल साहब पे एग्री करूंगा कि इसके फर्दर अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो वो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि देखिए आपकी सप्लाई चेन क्या है। आपके स्टॉक्स तो पड़े हैं, लेकिन स्टॉक्स जब खत्म होना शुरू हो जाए और आपकी सप्लाई चेन ना हो, रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए होता, तो फिर मुश्किल होती है। तो ये बड़ा आइडियल टाइम था कि इसमें ईरान ने रेजिलियंस शो करके और अपनी एक सिंपल टेक्नोलॉजी से, जिसमें उनके ड्रोन्स थे, जिसमें उनके मिसाइल थे, जिसमें उनके बैलिस्टिक मिसाइल थे, इससे उन्होंने आयरन डोम की मिथ को इन्होंने डेफिनेटली शटर कर दिया। तो इसके मैं समझता हूँ कि अब चूंकि ट्रम्प, आप भी देखें ना, वो बयान दे रहा है कि मैंने इसके बाद चाइना जाना है, एंड ही सेज कि शीपिंग इज गोइंग टू हग मी। तो ही नाउ वांट्स टू मूव ऑन, वो अपना जो स्टेचर जो उसको हिट पड़ी है उसको वो बेहतर करना चाहता है। तो उम्मीद तो है कि कम से कम ये जो अभी जंग बंदी होगी, और मैं समझता हूँ कि शायद अभी जो बैठेंगे तो उससे पहले सारे मामला तय हो चुके होंगे। आज ट्रंप ने कहा है कि ईरान इज एग्रीड कि वो 5 साल नहीं, अगले 20 साल तक वो न्यूक्लियर अपने यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया। अब वो ईरान का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, तो उम्मीद है कि ये जंग बंदी अभी निस्बतन पायदार होगी। और बिकॉज अगर ट्रंप ने आगे जाना है, सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने शीपिंग से ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो उसको वो जो हमारे नॉर्थ कोरिया के बबलू बैठे हुए उनसे भी उनको मिलवा दे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू होल्ड ऑन। और इंशाल्लाह ताला उसके सम्राट न सिर्फ हम पे, सारी दुनिया पे आएंगे। मगर लेकिन मैं फिर एक दफा बिलाल साहब की बात का जिक्र करूंगा, जो पड़ोस में बैठा हुआ है उसको भी हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी सफारतकारी से उसका जो माशी बहरान है, जहां पे 80% घरों में एलएनजी नहीं है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं भारत में, उनको भी फायदा होगा। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू होल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी, इसके असरात हमारे सब के ऊपर बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सही है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर नवीद साहब, के इंडिया इजराइल हमारे दुश्मन, अजली दुश्मन, और उसमें इजराइल ज़ाहिर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो जंग अभी भी नहीं चाहता कि वो रुक जाए। तो ईरान को क्या ख़तरात हो सकते हैं इजराइल से, और हमारा जो हमने जो किरदार अभी निभाया है उसके अंदर भारत किसी तौर पे जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। इंडियन मीडिया तो देखें तो उसको तो खैर क्या डिस्कस करना। तो क्या ख़तरात हो सकते हैं दोनों ममालिक की जानिब से? जी, मेरा ख्याल है ये तो एक एटर्नल एनिमिटी है। ठीक है, जो उसमें एक लाल पीरियड आ जाए अलग बात है। जहां तक ईरान इसराइल की बात है, देखिए ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो की है। और इस दौरान जो जंग हुई है इसका भी आपको देखना चाहिए कि जंग भी बड़ी मैयर्ड और कैलकुलेटेड जंग हुई है। अगर ये जो एस्टिमेट है कि 13,000 मिसाइल्स मारे गए हैं ईरान पे, तो जो डेथ हुई है 2,000 डेथ हुई है।
और जगह पे डिस्ट्रक्शन हुई होगी, इसका मतलब। और कई ऐसे अटैक्स हैं जिसमें बच्चियों के स्कूल पे हुआ था, 150 से ज्यादा बच्चियां उसमें शहीद हो गई, या उनका जो हायरार्की के ऊपर 40 जो किया गया। इसका मतलब है कि बाकी मिसाइल कहाँ पे मारे गए। तो वो एक कैलकुलेशन। इसी तरह ईरान ने भी जो रिस्पांस दिया है इवन गल्फ कंट्रीज पे, दैट वाज अ मेजर्ड रिस्पांस। इस तरह नहीं कि बस गुस्से में आके उन्होंने मिसाइल चला दिए जो मर्जी उड़ जाए। इट वाज वेरी कैलकुलेटेड थिंग। तो इसलिए आप नेगोशिएशन टेबल पे भी आने की पोजीशन में हैं। दोनों ने स्टार्ट ही इसलिए किया था कि थोड़ा सा पहले तो अमेरिका ने कोशिश की कि शॉक एंड ऑ क्रिएट करके रजीम चेंज करा लें, वो नहीं उनसे हुआ। तो जाहिर है कि उन्होंने पीछे हटना था, और ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो की। जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल तो अपने ग्रेटर इसराइल के प्लान पे बैठा हुआ है, और उन्होंने अब नहीं या बाद में कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। उनको खतरा इसराइल से है, उनको ईरान से है, और उनको खतरा पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान की तरफ रुख इसलिए नहीं कर सकता कि खुदा के फजल से यहाँ की न्यूक्लियर पावर है, और स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है, आर्म फोर्सेस मौजूद है। यही जो चीज अपने प्रूव की लास्ट मई में, ब्रीफ बट वेरी इंटेंस फाइट विद इंडिया। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको प्रूव किया इंडिया को, कि वो तो बहुत बौखला गया जिस तरह की उनको रिस्पांस मिला पाकिस्तान की तरफ से, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो दोनों के ऊपर आप समझे कि एक परमानेंट एनिमिटी है। उसके लिए हमें प्रिपेयर्डनेस में तो रहना पड़ेगा हमेशा, लेकिन वी विल ऑलवेज गिव अ चांस टू पीस। तो उसके लिए हम पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है। उसमें दुनिया हमने हमें देख लिया है कि हम एक पीस निगोशिएटर के तौर पे उभर के सामने आए हैं, बट वी आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर अ स्ट्रांग कंट्री आल्सो। तो हमारे लिए हम उनको तो हम ये नहीं कर सकते कि इसराइल इंडिया का नेक्सस, स्ट्रांग नेक्सस मौजूद है। और इसमें उन्होंने ईरान को भी इस दफा डिच किया है इंडिया ने। अगर इंडिया ईरान का झुकाव होता था उस तरफ, जी। इंडिया की तरफ, तो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने डिच किया, और पाकिस्तान वेंट ऑल आउट। बड़े स्मार्टली पाकिस्तान ने उनको, पिछले जो इनकाउंटर इनका हुआ उसमें भी ईरान को पाकिस्तान ने बड़े टेंजिबल तरीके से सपोर्ट किया, और अब भी किया, और उन्हें बेल आउट भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ कौन लोग खड़े हैं। और पाकिस्तान को भी अपने अहदाफ का और अपने एनिमीज का मालूम है। उनके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल सही। बिलाल साहब ये बताइएगा थोड़ा सा, आप नए हुर्मुज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आप ईरान ने इसके ऊपर जो है वो फेयर लेने की, टैक्स लेने की बात की। अमेरिका जो है वो इसके ऊपर अब नए हुर्मुज़ ना खोली तो मैं तबाह कर दूंगा। आप नहीं समझते कि ईरान दुनिया को ये मनवाने में कामयाब हो गया कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी? तो आप समझते हैं कि अब नए हुर्मुज़ खुल गई और अमेरिका ने शुक्रिया अदा कर दिया, तो इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं होगी? और क्या आने वाले वक्त में दोबारा से ईरान जो है वो पूरी दुनिया को मफलूज करने की जो सलाहियत रखता है, इसको बिल्कुल इस सारे मामले को ठप करके आगे आगे बढ़ जाया जाएगा? देखें जी, जब आप नेशनल पावर की बात करते हैं ना, तो ज्योग्राफी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है। अच्छा, जो इंटरनेशनल लॉज है ना, उसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो गुजरगाह के ऊपर ओमान का भी क्लेम है और ईरान का भी क्लेम है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, 39 किलोमीटर वाइड है, जो एक मकाम के ऊपर आके 21 किलोमीटर रह जाती है। और उसके अंदर भी 3 किलोमीटर का वो एरिया जहां से इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स गुजरती हैं। ईरान को इस चीज का एहसास था 9/11 के बाद कि वो टारगेट बनेगा। उसने पिछले 24-25 साल अपने आप को तैयार किया। अब सुनने में आ रहा है कि अंडर वाटर उनके बंकर्स हैं, जहाँ पे उनके अंडर वाटर ड्रोन्स भी मौजूद हैं, मिसाइल्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। यानी कि अमेरिका इतनी ताकत के बावजूद, इतनी पावर के साथ, इतने दौलत के बावजूद, वो उसकी जरूरत नहीं हुई। 3 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, वो भाग जाते हैं। वजह उसकी क्या है? या परसों का जो वाकया है, वो जो डिस्ट्रॉयर भेजता है माइन स्वीपिंग के लिए, ईरान सिर्फ उनको लास्ट वार्निंग देता है और वो वापस मुड़ के चले जाते हैं। तो ये शो कर रहा है कि अमेरिका भी जानता है कि कितना वेल डग इन, वेल एंट्रेंच जो है वहां पे ईरान बैठा हुआ है। और मेरे ख्याल में ये ईरान कभी भी लॉजिकली देखें इस स्ट्रेंथ को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि यही वो बार्गेनिंग चिप है जो ईरान के हाथ में है, और ईरान इसको हर हालत के अंदर यूज करेगा। जहां तक इंटरनेशनल लॉ की बात है, फिर मैं आपको कह लूं
कि जो परवीन सानी ने कल ये पॉइंट उठाया था अपनी वीडियो के अंदर, कि ये ईरान ने आज की बात नहीं कर रहा है। ईरान ये बहुत पहले से 20-25 साल पहले से बात कर रहा है कि ईरान के इस राइट को माना जाए, और इसी तरीके से वो ओमान के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि एक निज़ाम जो है वहां पे वज़ा किया जा सके। तो हमने ये देख लिया कि अमेरिका की एक जो पीछे हटने की और उसकी ख्वाहिश की एक वजह ये आपने हुर्मस भी थी। और इसी वजह से, क्योंकि जब पूरी दुनिया से लानत मलामत शुरू हुई कि आपकी वजह से जो है आपने हुर्मस बंद हो गई है, और लोगों ने कहा ठीक है हम ईरान को टैक्स देने के लिए तैयार हैं, तो ये एक और सुबकी थी जिसको कवर करने के लिए फिर इन्होंने जो है खुद एक नेवल ब्लॉकेड की जो है वो किया, कि एक तरफ सीज फायर हो गया, दूसरी तरफ आपको पता है नेवल ब्लॉकेड जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है, इन्होंने हम्म। वो की। लेकिन जिनको रोकना चाह रहे थे, या आपको पता है कि लैटिन अमेरिकन मुल्क के ऊपर कब्जा किया ताकि चाइना का ऑयल ना पहुंच सके, लेकिन इस ब्लॉकेड के अंदर हमने देखा चाइनीज जाते थे, अपना मटेरियल लेते थे, बाहर चले जाते थे। सो ये भी एक ऑप्टिक था अपनी आवाम को बताने के लिए कि नहीं जी हम भी बहुत पावरफुल हैं। ये बिलाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, आप जी मैं इस जी जी। बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि ईरान जो है वो, जी मेरी आवाज आ रही है जी आपको? आ रही है। जी, ईरान जो है वो हर हालत में इस पे अपना कंट्रोल जो है वो रखेगा, बल्कि इसे और मजबूत करेगा, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्योंकि फिर मैंने आपको कहा कि ना अमेरिका कंट्रोल में है, ना ईरान उस तरीके से कंट्रोल में है। असल कंट्रोल जो ऑप्टिक्स का है वो इसराइल कंट्रोल कर रहा है। अब इसराइल एक ऐसा बच्चा है कि जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और हिस्टोरिकली भी नहीं कर पाया। हम्म। उन्होंने यूएसएस लिबर्टी को तबाह किया 67 के अंदर। अमेरिकन को पता था कि इसराइलियों ने किया है, लेकिन वो खामोश रहे, अपने जो है 20 से ज्यादा सेलर्स मरवा के भी। इसी तरीके से मुख्तलिफ मौके के अंदर इसराइल ने चालें चली, पकड़ा गया, लेकिन अमेरिकन ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। और आगे भी आपको यही नजर आ रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ खराबी पैदा होती है तो वो इसराइली होगा जो इस खराबी को पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। साजिद हबीब साहब, सर ये फरमाइएगा कि हम ये बात, एक बहस शुरू हुई जब पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पे बात शुरू हुई, तो कहना शुरू हुए तजियाकार कि हम सालिस नहीं फैसिलिटेटर हैं। सर खुदा न खास्ता ये मुआहिदा को तोड़ देता है, कोई इसकी इसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसका क्या बार पाकिस्तान पे आ सकता है, या क्या नुकसान, क्या ख़तरा इस हवाले से पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रोल था, सालिस का भी था, इधर के पैगाम इधर ले जाने का था, और था कि फाइनली ला के दोनों को आमने सामने बिठा देना। ये बात हम्म। वही है कि घोड़े को पानी तक लाना, बाकी घोड़े की मर्जी है पानी पिए कि ना पिए। तो हमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। देखिए, हमारे पास कोई वो कोercive पावर नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करनी, वो तो यूएनओ के पास भी नहीं है। बिल्कुल सही। वो तो ये ना, वो तो जैसे बिलाल साहब ने कहा, वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है कि वो इसराइल को रोक दे कि वो अपनी जो जंग सीज फायर की खिलाफ वर्जियां ना करें। तो हम्म। हमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं ये समझता हूँ कि इसमें स्पॉइलर, जैसे दोनों दोस्तों ने कहा कि उसमें सबसे बड़ा स्पॉइलर जो इसराइल है। हम्म। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है ईरान और उसके ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले का, फिर पाकिस्तान की मीडिएशन का, आई विल टेक इट बैक टू पिछले साल मई और उससे पहले जो गजा में पिछले 3 साल से हुआ है। इसका एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर आप देखें उसामा, वो ये है कि इस वक्त 2022 से 2026 आज जो अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट है वो 55% से 37% पे आ गई है। अब मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन, जो अमेरिकन पब्लिक है, वो उसके अगेंस्ट है। फिर आप देखिए कि कल फ्रांस ने आइंदा के लिए बार कर दिया है कि वो अपने, उनके बहुत बड़े डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं, इसराइल को उन्होंने कहा है कि आइंदा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूरोप में इतने बड़े बड़े मुजाहिरे हुए हैं, इसराइल के खिलाफ हुए हैं। और इटली ने आप देख लीजिए क्या किया, उसमें स्पेन ने क्या किया कि स्पेन ने जो है इसराइल के साथ उसने अपने जो कोई डिफेंस पैक्ट थे उसके सबसे बढ़ के यूरोपियन यूनियन का जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है इसराइल के साथ,
उसके खिलाफ जो मुहिम चली है, कल शाम तक उसके ऊपर 1 मिलियन सिग्नेचर्स हो चुके थे कि इसको रिवाइव ना किया जाए। तो आई थिंक कि ये दो बड़े क्रैक्स आए हैं, एक अमेरिका की हेजेमनी में जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, जहां पे चाइना है, ब्रिक्स है, इंशाल्लाह हम एज अ मिडिल पावर हैं जिसका एक ऊपर की तरफ आने का एक रुझान है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि इसराइल की हेजेमनी में बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़े हैं। आप आई एम श्योर हम डेली सब लोग देखते हैं, इतना ज्यादा इसराइल के अगेंस्ट अमेरिकी सोशल मीडिया पे मैंने कभी नहीं देखा था जिस तरह अब हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, और इट मे टेक टाइम, इसमें टाइम लग सकता है, और इसमें 5 साल 10 साल, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक वो बाइपोलर वर्ल्ड। वैसे विक्टर गांव तो कहता है कि मिलिटरीली भी हम एक्सीड कर चुके हैं अमेरिका को। बिल्कुल सही ही है। इज नॉट सेइंग बाय हिमसेल्फ, वो अमेरिका चाइनीज गवर्नमेंट को बात करता है कि इकोनॉमिकली और मिलिटरीली ही सेज कि हम दोनों में अमेरिका को क्रॉस कर चुके हैं। ओके फाइन ना सही, लेकिन एक बैलेंस आ रहा है, और आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही है डॉक्टर नवीद साहब। इन इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पे ये खुशखबरियाँ, यहाँ जहाँ पे ये अच्छी खबरें, जहाँ पे ये खुशी, ये सारा कुछ, ये एक वकार बुलंद होना, ये सारी चीज़ें हैं, वहीं पे इकॉनमी को लेके पाकिस्तान इस सब को प्रैक्टिकलिटी में कैसे नरेट कर पाएगा, कर सकता है और करेगा? जी बिल्कुल, आप देखें कि ये हमारा जो इशू है वो तो इकोनॉमी है, जी और ठीक है बाकी चीजें अपनी अब मैं समझता हूँ कि ये इसमें कन्वर्ट होगा। आप सही। सिर्फ आप ईरान को देखिए कि अगर ईरान से सैंक्शंस उठती हैं तो हमारे लिए गैस और जो बाकी एनर्जी का इशू है वो ईरान से ही हल हो जाएगा, और ईरान के साथ आपकी पाइपलाइन का जो मुआहदा है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो बड़ी देर से आप इसकी वजह से कि सैंक्शंस हैं तो वो पूरा नहीं हो रही। और ईरान ने बार बार कहा है कि हमारा जो पाइपलाइन है आपके बॉर्डर तक पहुंच गई है, आप उसको ले आएं, और हमारे से एक्सेस एनर्जी है और वहां से वो इंडिया के साथ भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है जब ये इतनी आपको अबंडेंट और जो है चीप अगर एनर्जी मिल जाए, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी तो इंडस्ट्री की रिवाइवल हो जाएगी। आपकी इंडस्ट्री के बैठने की बड़ी वजह ही ये है कि वो कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है कि यहाँ पे उसको करना मुश्किल हो गया है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला तो ये है। दूसरा, मैंने अर्ज किया कि अब मैंने देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे ये आवाजें भी बुलंद होनी शुरू हुई कि पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है तो इनके जो लोन है ये वो उनको रिजॉल्व कराया जाए। और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी जो 5 बिलियन का प्लेज कर लिया है और देना है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 जो कॉर्नर से हमें जो चीजें मिलने का इम्कानात है उसको हम अगर कैपिटलाइज करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो तो पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता है। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब, आप क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं मैशत को लेके? जी, सबसे पहले सर ने बड़ी जबरदस्त बात की कि एनर्जी, यस। आपको पता है एक जमाने में आपका फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहलाता था। आज कहाँ पे गई वो सारी की सारी आपकी टेक्सटाइल उठ के चले गई बांग्लादेश में, वियतनाम में, मुख्तलिफ जहाँ पे बिजली मौजूद थी। अभी भी आप देख लें कि आप कि जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है, हम बिजली की कमी का, अभी गर्मियां नहीं आई हैं तो आप जॉब से वापस आते हैं, पढ़ा के वापस आते हैं, तो आपके लिए लोड शेडिंग जो है वो इंतज़ार कर रही होती है। तो सबसे पहले तो अगर ये कंप्लीट हमारा पूरी हो जाती है, बिजली हमारे पास, गैस मिलनी शुरू हो जाती है, हम ईरान से खरीदने, जो पहले हम इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि सैंक्शंस ना हम पे लग जाएं, जो है पाबंदियां लगी हुई थी, अब वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है, बिजली की पैदावार के अंदर इजाफा हो जाता है, आपका जो फ्यूल प्राइसेस, तो आप देखेंगे हमारी इकॉनमी एकदम उठेगी। इस वक्त जो हम पे कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं वो बेसिकली एनर्जी की वजह से आ रही है, एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से आ रही है। तो मेरे ख्याल में जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है, और ख़ास तौर पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी तो प्लानिंग तो यही थी कि अरब ममालिक जिन जहाँ पे ईरान मिसाइल्स फेंक रहा था, जिन अमेरिकन बेसिस में, वहां पे ये शो किया जा रहा था, आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया जा रहा है, कि उनको इंस्टिगेट किया जाए कि वो रिटेलिएट करें और अमेरिकन इजरायली साइड पे बैठ के असला भी बेचें और जो है इंजॉय भी करें जो उस वक्त सिचुएशन चल रही है। लेकिन आपको ये फख्र होगा कि ये हम लोग थे जिन्होंने एटलीस्ट मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दफा एक बड़े अरब मुल्क को
ये इस बात पे कन्विंस किया कि प्लीज डोंट रिटेलिएट वरना आप ट्रैप में आ जाएंगे। सो जो एक मेच्योरिटी का लेवल आपको इस वक्त जो पाकिस्तान की लीडरशिप में नजर आ रहा है, जो इतने बोल्ड काम कर गई हैं, क्या वो किसी प्लानिंग के बगैर ये की है? तो जाहिर बात है कि आगे कौम के लिए अल्लाह ने चाहा तो खुशखबरियां भी हैं, इकोनॉमिक भी। बात ये सिंपल सी बात है, हम लोग बड़ी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। बकौले शायर के थके जो पाऊं तो चल सर के बल, गुले मुराद है मंजिल खार राह में है। तो खार खत्म होने का टाइम इंशाल्लाह जो है वो लग रहा है, जिस डायनामिक तरीके से वी हैव हैंडल्ड द थिंग्स। आपने अगर अच्छा, अगर आपने देखना हो हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं तो इंडिया का मीडिया देख लिया करें। अगर आपको बुरा भला कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आप सीधे रास्ते में हैं। अगर वहां पे आपकी तारीफ हो रही है तो फिर घबरा जाए कि वाकई कोई गलत बात हमसे हो रही है। तो मेरे ख्याल में मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब मैं वहां पे उन जोकर्स को देखता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। कुछ वो हैं जो कारगिल वॉर के जो हैं वो कोर्ट मार्शल हैं, जिन्होंने वो बकौल एक इंडियन मेजर साहब के साबन घोल के पी लिया था ताकि पेट खराब हो जाए। तो उनकी बातें सुन के बड़ा मजा आता है। वो ऐसे लगता है कि वो दुनिया फतह करने के लिए पैदा हुए हैं लेकिन टीवी स्क्रीन पे। और मजे की बात ये कि लाहौर पोर्ट तक भी वो पहुंच चुके थे, अब देखें कहाँ कहाँ तक वो पहुंचते हैं। बिल्कुल सही है। मैं साजिद साहब, मैं बिलाल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने नज़र दोबारा भारत पर डलवा दी है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस हवाले से कि इतना इररेलेवेंट पूरी दुनिया के लिए भारत, और इतनी, आप इसको सुबकी भी कह दीजिए, आप इसको कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। और इवन तजिया ये भी दिया जा रहा है कि अमेरिका के 4 सदूर ने कोशिश की कि भारत को बड़ा करीब लाया जाए और ट्रंप जो है वो दिनों के अंदर जो है वो भारत, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत कहाँ नज़र आ रहा है सर आपको? देखिए, ये जो कोशिश की गई भारत को लाने की, अगर आपकी नज़रों से गुजरा हो कोई 2 हफ्ते पहले जब ये मीडिएशन पहले वाली फेज की चल रही थी, जी। तो बाकायदा एक इजरायली डेली न्यूज़पेपर्स में, जेरूशलम पोस्ट और एक और उनका मुझे उसका नाम याद नहीं है, वहां पे कहलवाया गया एक इजरायली सहाफी से कि पाकिस्तान की जो सालिसी है ये नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर भारत से करवाई जाए, क्योंकि वो फादरलैंड मदरलैंड वाली बात आ जाती है, तो फिर जाके हम उसको मानेंगे। तो आई थिंक वो, उसको किसी ने उसके ऊपर कान नहीं धरे। अगर ट्रंप ने कान नहीं धरे, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसने कान नहीं धरे, तो इससे ज्यादा सुबकी क्या हो सकती है। लेकिन जैसे अभी परवेज सुहानी साहब का जिक्र किया, ऐसे सेन लोग भी हैं वहां से, जो ये नहीं कि वो मई से, अगर परवेज सुहानी साहब को सुने, मई पिछले साल मई से पहले से वो भारत को समझाते आ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान को आप इजी ना लें, आप इसके साथ बेहतर है कि अपना हमसाया है वो इसके साथ हालात अच्छे करें। और वैसे भी हम सुन रहे हैं कि पिछले कोई तकरीबन 20-30 दिन से दुनिया भर की जो बर्तन एक्सपोर्ट होके इंडिया जा रही है। तो आई थिंक ये जो आर्या वारिया मेजर है, इस तरह के लोग जो हैं, बख्शी हो गया, मुझे हैरानी होती है कि जनरल बख्शी को, ही इज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर, इतना वो भी इस तरह के बच्चों की आके तरह की बातें। वो जैसे बिलाल साहब ने कहा, मैं तो अब तक ढूंढ रहा हूँ कि लाहौर में बंदरगाह किधर है, हम भी जाके देख लें, जिसको इन्होंने तबाह किया था। तो आई थिंक ये सुबकी से बेहतर है कि आप मान लें या कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। वरना ये होगा कि और 5 साल 10 साल के बाद आपके अंदर से एक और पाकिस्तान निकलेगा, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। डॉक्टर नवीद साहब आपका शुक्रिया, बिलाल इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाल्लाह मामला दुनिया भर की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की तो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।